कई साल पहले एक बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। उसकी हुकूमत पूरे जहां पर थी, तख्त व ताज और दौलत उसके कदमों की धूल थी। लोग उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते, मगर बादशाह सुलेमान का दिल बुझ चुका था। वह जिंदगी से बेजार था, उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। यही हाल उसकी बीवी सोनिया का भी था। बादशाह ने सोनिया से मोहब्बत की शादी की थी। वह बेहद हसीन थी, इतनी हसीन कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शादी को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मगर फिर भी उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से लबरेज रहती। मैं जीना नहीं चाहती सुलेमान, मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अरसा जी नहीं पाऊंगी। एक दिन सोनिया ने यह कहते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सुलेमान ने उसे गले से लगा लिया। उन दोनों की उदासी और दर्द की वजह यह थी कि शादी के कई बरस गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, और अब तो औलाद होने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बादशाह अपनी बीवी के इस गम से पूरी तरह वाकिफ था। आओ मेरे साथ शिकार पर चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। बादशाह ने सोनिया का हाथ थामा, मगर सोनिया ने इनकार कर दिया। वह अपने कमरे में बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल से बाहर ले आया। करीब ही एक घना जंगल था जहां शिकार के लिए जानवरों की भरमार थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शिकार ने उनकी जिंदगी बदलनी थी। बादशाह शिकार का आदी था और बड़े माहिर अंदाज में शिकार किया करता था। वह कई सिपाहियों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। सामने ही कई हिरण कुलांचे भर रहे थे। बादशाह को अपने सिपाहियों समेत आता देखकर हिरण इधर उधर भागने लगे। बादशाह ने अपना तीर कमान उठाया और दूर से ही निशाना साधकर एक मजबूत हिरण पर तीर चला दिया। तीर जैसे ही हिरण को लगा, फिजा में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। घायल हिरण लड़खड़ाया और झाड़ियों के अंदर गायब हो गया। यह आपने क्या किया? आपने उस हिरण को मार डाला, सोनिया ने चीख कर कहा। बादशाह घोड़े से नीचे उतर आया और बोला, फिक्र मत करो, वह सिर्फ एक जानवर है। उसने सोनिया का हाथ पकड़ा और झाड़ियों में घायल हिरण को ढूंढने लगा, मगर यह देखकर हैरानी हुई कि झाड़ियों में हिरण का कोई नामो निशान तक नहीं था। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बुदबुदाया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि तीर हिरण को लगा था। हिरण ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, लेकिन सिपाहियों ने भी आसपास का सारा इलाका छान मारा, फिर भी वह कहीं नहीं मिला। यह क्या माजरा है? हिरण आखिर कहां जा सकता है? बादशाह सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज धमाका हुआ। सोनिया और बादशाह जिस जगह खड़े थे वह जमीन अचानक हिलने लगी। वे दोनों घबराकर 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि उनके सामने जमीन 2 हिस्सों में बंट रही थी। फटी हुई जमीन के अंदर से काले रंग का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वह धुआं एक विशाल डरावने पेड़ का रूप लेने लगा। यह कैसा पेड़ है? यह इस जंगल के बाकी पेड़ों जैसा तो नहीं लगता, सोनिया ने डरते हुए कहा। बादशाह और सोनिया सख्ते की हालत में उस अजीबो गरीब पेड़ को देखने लगे। मुझे डर लग रहा है सुलेमान, सोनिया ने बादशाह का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक पेड़ से एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। ऐसी हंसी जैसे कोई बूढ़ी औरत जोर जोर से कह लगा रही हो। सोनिया ने घबराकर बादशाह का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बादशाह और उसके सारे सिपाही भी खौफजदा हो गए थे। पेड़ से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। थोड़ी ही देर में वह धुआं एक चालाक डरावनी बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गया। वह बिल्कुल झुकी हुई थी, उसकी नाक लंबी और नुकीली थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसे देखते ही सोनिया डर के मारे कांप उठी। यह कौन है? यह बूढ़ी औरत कहां से आई और वह हिरण कहां गया? सोनिया ने कांपती आवाज में पूछा। बादशाह ने हिम्मत जुटाकर वही सवाल उस बूढ़ी औरत से कर डाला। बूढ़ी औरत जोर से हंसी और बोली, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूं बादशाह सुलेमान। तुझे इस जंगल तक क्या खींच लाया? तेरे चेहरे पर गम के बादल क्यों छाए हैं? तू औलाद के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुझे और तेरी बीवी को कभी औलाद नहीं मिलेगी। तुम दोनों सारी जिंदगी यूं ही तड़पते रहोगे और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं। इतना कहते ही बूढ़ी औरत ने फिर से जोरदार कहकहा लगाया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा क्यों कह रही हो? हम सारी जिंदगी बेऔलाद क्यों रहेंगे? सोनिया ने रोते हुए पूछा। तभी बूढ़ी औरत के चेहरे से आग की लपटें निकलने लगीं। यह सब तुम्हारे बाप दादा के कर्मों की सजा है, बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा। जब तेरा बाप जवान था और तू सिर्फ 6 महीने का था,
तब वह एक दिन इसी जंगल में शिकार खेलने आया था। उस वक्त मैं एक खूबसूरत लड़की थी और जंगल की फिजा का लुत्फ ले रही थी, लेकिन तेरा बाप शिकार के लालच में मुझ पर तीर चला बैठा। जैसे ही वह तीर मुझे लगा, मैं पल भर में एक बदसूरत बूढ़ी औरत बन गई। उसके बाद मैं कभी दोबारा जवान नहीं हो सकी। तेरा बाप तो चला गया, लेकिन मैंने उसे यह बद्दुआ दी कि उसकी नस्ल मिट जाएगी, और वही हुआ। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को औलाद नहीं हो रही और कभी नहीं होगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सोनिया जोर जोर से रोने लगी। बादशाह के भी होश उड़ गए थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, क्या इसका कोई हल है? क्या हम तुम्हारे साथ हुए जुल्म का कोई कफ्फारा अदा कर सकते हैं? बूढ़ी औरत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, एक ही रास्ता है। अगर तू इस पेड़ के अंदर लगे दरवाजे को देख ले तो शायद तुझे औलाद की खुशी नसीब हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर दरवाजा खोलने के बाद तुझे नाजात मुक्ति नहीं मिली तो शायद तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह तेरी किस्मत पर निर्भर करता है। तू चाहे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। हो सकता है कि तेरा इम्तिहान पूरा हो और मेरी बद्दुआ का असर खत्म हो जाए। इतना कहकर बूढ़ी औरत धुएं में तब्दील होकर अचानक गायब हो गई। सोनिया खौफ से कांप रही थी। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे यहां से ले चलो सुलेमान, मैं इस जंगल में और नहीं रह सकती। उसने बादशाह से मिन्नत की। तभी पेड़ फिर से धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब होने लगा। बादशाह ने सोनिया का हाथ थामा और उसे लेकर महल वापस आ गया। लेकिन महल लौटने के बाद भी सोनिया की बेचैनी कम नहीं हुई। वह सारा दिन इधर उधर टहलती रही। उसने एक निवाला तक नहीं खाया। रात को वह सोने के लिए लेटी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस तरह कई दिन बीत गए। बूढ़ी औरत की शक्ल और उसकी बातें सोनिया के जहन में गूंजती रहीं। एक रात वह थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन सोते ही उसने एक अजीब सपना देखा। सोनिया ने देखा कि वह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है और नीचे से जंगल का नजारा साफ दिख रहा है। जंगल में एक रहस्यमयी दरख्त था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन लोगों ने पहले देखा था। उसकी छाल धुएं में तब्दील होकर उड़ रही थी और जैसे ही पूरी छाल गायब हुई, अंदर से एक दरवाजा नजर आया। मलका ख्वाब में ही चलते हुए उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर दो रास्ते थे। एक रास्ते पर फूलों की बारिश हो रही थी, जबकि दूसरा रास्ता सुनसान और भयावह था। अचानक एक आवाज गूंजी, आजमाइश के बड़े रास्ते का चुनाव करो, क्योंकि केवल आजमाइश ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मलका यह आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। एक तरफ फूलों से भरा आकर्षक रास्ता था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, और दूसरी ओर वीरान, बंजर और डरावना रास्ता था जहां जाने की सोच मात्र से उसका दिल बैठा जा रहा था। लेकिन उसने आवाज की बात मानने का फैसला किया और दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, जगह जगह कांटे उभर आए। मलका के ऊपर राख गिरने लगी। वह घबरा गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह राख एक सुंदर बच्चे के रूप में बदल गई और मलका के सामने प्रकट हो गई। यह देखकर मलका के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वह घबरा कर जाग गई। वो बुढ़िया सच कह रही थी, हमारा फूलों भरा रास्ता राख में बदल चुका है, सिर्फ इसलिए कि हम पर किसी की बद्दुआ का असर है। मलका जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर बादशाह भी घबरा गया और उठकर बैठ गया। ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी बुढ़िया? बादशाह तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मलका ने उसे सब याद दिला दिया। दोनों ने फैसला किया कि वे अगले दिन फिर से उस दरख्त के पास जाएंगे। अगली सुबह बादशाह सुलेमान और मलका सोनिया अपनी सिपाहियों की पूरी फौज के साथ जंगल में जा पहुंचे। वह रहस्यमयी दरख्त फिर से वहां अपनी शान के साथ खड़ा था। हमें इस दरख्त के अंदर जाना होगा। बादशाह ने मलका का हाथ थामा और दरख्त की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे दरख्त के करीब पहुंचे, वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगा। फिर सामने एक दरवाजा नजर आया जिसके ऐन बीच में एक बड़ी सी चाबी लटक रही थी। वो रही चाबी, हमें इस चाबी से दरवाजा खोलना होगा, सोनिया ने उत्तेजित होकर कहा। लेकिन जैसे ही बादशाह ने चाबी को हाथ लगाया, सब कुछ धुएं में बदलकर तहलील होने लगा। दरख्त का कोई नामो निशान नहीं रहा। अब वहां सिर्फ बादशाह और मलका अकेले खड़े थे। ये सब क्या था? आखिर यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? मलका सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। ये सब बादशाह की समझ से भी बाहर था। किसी तरह वे दोनों महल वापस लौट आए, लेकिन मलका बुरी तरह टूट चुकी थी। बुढ़िया की बातें हर वक्त उसके जहन में गूंजती रहती। वह हर समय अपने रब से माफी मांगती और दुआएं करती
कि वह इस बद्दुआ का असर मिटा दे। यूं ही कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह ने एक शानदार खैरात का आयोजन किया। पूरी सल्तनत से लोग बादशाह से मिलने आए। बादशाह और मलका अपने हाथों से लोगों को भोजन और उपहार दे रहे थे। इसी बीच एक झुकी हुई कमर वाली बुढ़िया मलका के सामने आई और बोली, ए मलका, तू बहुत आदिल और नेक दिल मालूम होती है, मुझे तुझसे कुछ मांगना है। मलका मुस्कुराई और बोली, बोलो अम्मा, आपको जो चाहिए मैं दूंगी। बुढ़िया हल्के से मुस्कुराई और बोली, अपने गले में पहना हुआ यह खूबसूरत हार मुझे दे दे, ये मुझे बहुत पसंद आया है। बुढ़िया की यह बात सुनकर पूरी सल्तनत में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसी बुढ़िया है जो मलका का कीमती हार मांग रही है? क्या इसे नहीं पता कि यह हार राजवंश की निशानी है जिसे मलका की सास ने उसे तोहफे में दिया था? मगर मलका चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक सभी चौंक उठे। मलका ने अपने गले से हार निकालकर अपने सिपाहियों की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, खबरदार, कोई भी एक शब्द न कहे। इस अम्मा ने मुझसे यह हार मांगा है और मैं इसे जरूर दूंगी। यह कहकर उसने बुढ़िया को हार दे दिया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, ए मलका, तू दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूं तू औलाद के लिए तड़प रही है। आज से तेरी सारी आजमाइश खत्म। तू अपनी परीक्षा में सफल रही। मलका अवाक रह गई। बादशाह ने सोनिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने यह क्या किया? इतना कीमती हार इस बुढ़िया को दे दिया? मगर मलका चुप रही। बुढ़िया ने बादशाह की बात सुनकर वजीर की ओर देखा और कहा, मुझे लोहे का एक बड़ा टुकड़ा और एक बड़ा बर्तन लाकर दो। बादशाह के इशारे पर वजीर तुरंत गया और दोनों चीजें ले आया। बुढ़िया ने लोहे को बड़े बर्तन में रखा और फिर मलका के कीमती हार को उसमें डाल दिया। इसके बाद वह लोहे के टुकड़े से हार पर वार करने लगी। सभी हैरान रह गए। बादशाह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, ए बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है? अगर तुझे हार नहीं चाहिए तो तू मुझसे रकम ले ले, लेकिन मेरी बीवी के हार को नुकसान ना पहुंचा। मगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। बुढ़िया अपने काम में मग्न रही और लोहे के टुकड़े बरसा बरसा कर पूरा हार चकनाचूर कर दिया। अब वहां कीमती पत्थरों की धूल के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन मलका सोनिया मुस्कुराते हुए इत्मीनान से अपने तख्त पर बैठी थी। बादशाह को शदीद गुस्सा आ चुका था। बुढ़िया पलटी और बोली, इस हार के बदले जो कुछ तुम लोगों को मिलेगा उसका तो तुम्हें तसव्वुर भी नहीं। फिर वह मुस्कुराई और तेजी से चलती हुई महल से बाहर चली गई। बादशाह समेत सभी लोग हैरान रह गए थे, मगर मलका मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पहचान लिया है। उस रात जब वह सोने के लिए लेटी तो उसे ख्वाब में वही बुढ़िया नजर आई। ए मलका, तूने अच्छा किया जो अपना हार मेरे हवाले कर दिया। बद्दुआ का असर इसी हार में था। मैंने इसे चकनाचूर करके बद्दुआ को जायल कर दिया। यह तेरी आजमाइश थी जिसमें तू पूरी उतरी है। अब तुझे औलाद जरूर होगी। मलका खुश होकर उठ बैठी। जल्दी उठो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। सारी आजमाइश खत्म हो गई। मलका ने कहा तो बादशाह भी हैरानी से उठकर बैठ गया। बुढ़िया की बात दुरुस्त थी। चंद ही महीनों बाद मलका को यह खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है। 9 महीने पलक झपकते ही गुजर गए और मलका सोनिया व बादशाह सुलेमान के यहाँ एक खूबसूरत शहजादे ने जन्म लिया। वह खूबसूरती में बिल्कुल अपनी मां पर गया था और जहानत व बहादुरी में बिल्कुल अपने बाप जैसा। बादशाह और मलका अपने शहजादे को पाकर बेहद खुश थे। पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई जा रही थी। हर कोई मुतमिन था कि अब उनका बादशाह और मलका बे औलाद नहीं रहे।